So hello guys, today's topic is anti-epileptics. So content which will be covered in this topic: introduction to anti-epileptic drug, classification of anti-epileptic drug, detailed about vigabatrin, narrow spectrum anti-epileptic drugs, drugs used in generalized seizures. So introduction to anti-epileptics. Anti-epileptic drugs, these are drugs which decrease the frequency and or severity of seizures in पीपल विथ एपिलेप्सी। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एपिलेप्सी के मरीज में उसकी फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी को कम करती हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर मेडिकेशंस वर्क इन डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट सीजर्स आइदर बाय डिक्रीजिंग एक्साइटेशन और एनहांसिंग इनहिबिशन। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं, आइदर उसकी एक्साइटेशन को कम करके और उसको इनिवेट करके। स्पेशली दे एक्ट बाय अल्टरिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन न्यूरॉन्स बाय अफेक्टिंग आयन चैनल इन दी सेल मेम्ब्रेन। So now definition of seizure and epilepsy: the clinical manifestation of an abnormal synchronization and excessive excitation of a population of cortical neurons. Epilepsy, a tendency toward recurrent seizures unprovoked by acute systemic or neurological insults. So basically ये एपिलेप्सी क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जहाँ न्यूरॉन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या होती है। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इन नैरो स्पेक्ट्रम फर्स्ट वन इज फिनोटोइन, फेनोबार्बिटॉल, कार्बामेजिबिन, ऑक्सकार्बाजिबिन, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, लेकोसामाइड, विगाबाटिन। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम वॉल्प्रोइक एसिड, लेमेट्रोजिन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लेवेट्री एसिटम, क्लोनाजिपम, रुफनामाइड। So classification of anti-epileptic drugs according to their mechanism of action. So mechanism of action का क्या मतलब होता है कि वो ड्रग्स किन किन तरीक़ों से, किन किन वे से उस डिसीज को कम कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है। दिस इज कॉल्ड mechanism of actions. So first one is modification of ionic conductance in a prolongation of the inactive state of sodium channels। जो कि सोडियम चैनल्स होती हैं उसका हम प्रोलोंगेशन कर देंगे, उसको इनएक्टिव कर देंगे, जिससे कि जो सोडियम आयंस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएंगे और इससे डिपोलराइजेशन नहीं होगा और हम एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकेंगे। एग्जाम्पल फिनोटोइन, कार्बामेजिपिन, लेमोट्रिजिन, फेनिबार्बिटॉल, वॉल्प्रोएट, टोपिरामाइड एक्सेट्रा। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सोडियम आयन हैं वो एंटर हो रहे हैं कहाँ? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि डिपोलराइजेशन बढ़ रहा है। डिपोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्साइटेटरी सिग्नल बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा? सडनली नर्व फायरिंग होगी और जब अपन ड्रग दे देंगे तो उसमें क्या होगा? प्रोलोंगेशन ऑफ इनएक्टिव स्टेट ऑफ सोडियम आयंस। मतलब जो सोडियम आयंस है उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जाने से ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इधर डिपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो एक्साइटेटरी सिग्नल है जो नहीं बढ़ेंगे, जिससे नर्व फायरिंग भी नहीं होगी और हम एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकेंगे। Now second one is reduction of calcium current across the T-type calcium channels। ये भी सिमिलर उसी जैसा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि डिपोलराइजेशन बढ़ रहा है और एक्साइटेटरी सिग्नल बढ़ेंगे, जिससे नर्व फायरिंग सडनली होगा। बट ड्रग देने के बाद क्या होगा ना कि जो कैल्शियम आयंस है वो कैल्शियम आयंस को अपन रिडक्शन कर देंगे। जो कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर में है वो इंट्रा सेलुलर में नहीं जा पाएंगे, कम जाएंगे, जिससे क्या होगा? कम जाएंगे तो डिपोलराइजेशन भी कम होगा, जिससे एक्साइटेटरी सिग्नल हैं वो कम हो जाएंगे और एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकेंगे। नाउ एनहांसमेंट ऑफ गाबा इनहिबिटरी ट्रांसमिशन।
सो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन ऑन दी गावा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल डाइजीपीन्स, बारबिचुरेट्स, टॉपिरामेट्स एक्सेट्रा। बी एक्शन ऑन दी रीअपटेक और मेटाबॉलिज्म ऑफ गावा रिसेप्टर, इसमें क्या करेंगे, जो गावा रिसेप्टर है, गावा रिसेप्टर सेल से जाके बाइंड करेगा तो वो कुछ टाइम तक अपना इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे अपन की जो गावा रिसेप्टर का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको अपन किसी न किसी तरीके से कम कर देंगे, जिससे गावा रिसेप्टर का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो वो ड्रग ज़्यादा देर तक अपना इफेक्ट शो करेगी। एग्जाम्पल टायागाविन एंड बिगावाटिन एक्सेट्रा। रिडक्शन ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामेटर्जिक न्यूरोट्रांसमिशंस, फिनोबार्बिटॉल, टॉफिरामेट्स एक्सेट्रा। So now bigavartin is a structural analog of gamma aminobutyric acid which irreversibly inhibits the enzyme GABA transminase. Now efficacy clinical trials have shown that spasm cessation is greatest in patients with tuberous sclerosis complex 74 compared with other symptomatic etiologies. In a large randomized controlled trials, it was shown that hormonal treatment was associated with better outcome at 2 weeks when compared to bigavartin for 54%. Advantages: it has a good oral bioavailability and drug is excreted unchanged by kidney. ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स गिवन ओरली रैपिडली एब्जॉर्ब मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर एंड एलिमिनेटेड बाय किडनी, गिवन ओरली दी जाती है और रैपिडली जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब होती है एंड लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती है और किडनी से एलिमिनेट हो जाती है। साइड इफेक्ट: द मेजर कंसर्न विद द यूज ऑफ बिगावाटिन इज डेवलपमेंट ऑफ bilateral concentric peripheral visual field construction which has been seen in 1/3 of adults and 20% of children treated with bigavartin. Because of the difficulties and inconsistencies with formal visual field testing in young infants and children, visual fields in children have been tested using highly sensitive electroetiograms. नाउ डोजेस, कितना डोज देना है। पेडियाट्रिक डोजेस रेंज फ्रॉम 15 mg टू 15 mg पर kg पर डे टू 150 mg पर kg पर डे। बच्चों में इसका डोज 50 mg से 150 mg पर kg दे सकते हैं पर डे में। द डोज में बी इंक्रीज बाई 30 to 40 mg per kg per day every 4 to 5 days till the maximum dose is reached. The item to response with bigavartin is quite short, usually within 2 weeks. If the infant has not shown improvement in spasm within 2 weeks, bigavartin should be discontinued. Infants with good response considered stopping the drug after 6 months. Drugs in generalized seizure. So ethoxamide mechanism of action: it reduces the low threshold calcium current. The T-type calcium currents are thought to provide a pacemaker current in thalamic neurons responsible for generating the rhythmic cortical discharge of an absence attack. Uses absence seizures. Pharmacokinetics: given orally, completely absorbed and metabolized by hydroxylation and conjugation and excreted in urine. Dose 750 to 1500 mg per day divided on 2 doses. Adverse effect: gastric distress, fatigue, headache, dizziness, etc. So now other drugs: benzodiazepines. Examples: diazepam in status epilepticus, lorazepam in status epilepticus, clonazepam in most potent anti-epileptic drug known, clorogepate adjuvant in complex partially seizures in adults, nitrazepam infantile spasm and myoclonic seizures, clobazam
इन अ वैरायटी ऑफ सीजर्स। थैंक यू एवरीवन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।